यस। नेक्स्ट बच्चों, एक अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, जहां पे आपको बताना है इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। इनकरेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है, जिसमें मैं आपको ऑप्शन देता हूँ यहाँ पे लिख के। फर्स्ट बच्चों, इसमें ऑप्शन है, ए ऑप्शन करके है, ठीक है। ये थोड़ा सा आपके मतलब बायोमोलिक्यूल से रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है, जहाँ पे हम बात करेंगे एमाइलोज इज ब्रांच्ड, ठीक है। सेकंड इसमें ऑप्शन था ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन इज ऑल्सो कॉल्ड एनिमल स्टार्च, एनिमल स्टार्च। इसलिए बड़ा सी ऑप्शन था, स्टार्च इज मेड अप ऑफ अल्फा ग्लूकोज, ठीक है, अल्फा ग्लूकोज। एंड लास्ट डी ऑप्शन था बीटा ग्लाइकोसिडिक, ठीक है, लिंकेज फॉर सेलुलोज। हम लोग कुछ दिन पहले डिस्कशन कर रहे थे, संदेश के साथ डिस्कस कर रहे थे कि बेटा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, संदेश अगर आपको याद होगा, हम लोग बात कर रहे थे ना ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के ऊपर, बिल्कुल क्वेश्चन आया है, ठीक है। आपको मैं फिर से बोलता हूँ, यहाँ पे बहुत ही बेसिक से स्ट्रक्चर बच्चों आपके जो बायोमोलिक्यूल्स है, ठीक है, जेई मेंस में और इवन नीट के अंदर भी आपके स्ट्रक्चर वगैरह से क्वेश्चंस आते हैं और डेप्थ में नहीं आता, ठीक है। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन अगर आपको है तो यू कैन डू, आप बहुत ही आराम से कर पाओगे चीजें, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। चलो, तो उसने पूछा गलत स्टेटमेंट कौन सा होगा। तो देखो बच्चों, एमाइलोज इज नॉट ए ब्रांच्ड, ये ब्रांच नहीं होता है, ठीक है। एमाइलोज जो है उसका स्ट्रक्चर आप चेक करो तो बेटा ये होता है लीनियर, ठीक है। एमाइलोज इज एक्चुअली लीनियर। सेकंड है ग्लाइकोजन इज आल्सो कॉल्ड एनिमल स्टार्च, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। नेक्स्ट आपका स्टार्च इज मेड अप ऑफ अल्फा ग्लूकोज, करेक्ट। नेक्स्ट बच्चों बीटा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज फॉर सेलुलोज, ठीक है, ये भी आपका सही है। इसने पूछा था इनकरेक्ट, तो इनकरेक्ट मतलब गलत स्टेटमेंट कौन सा होगा, ए, तो आपको करना था ए ऑप्शन, ठीक है बच्चों, ए ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट होता है, ठीक है। तो ये बहुत ही बेसिक सा, मतलब मैं तो सीधा बोलूंगा भाई, एनसीईआरटी की जो लाइंस है ना, वहां से ये क्वेश्चन लिया गया है और ये बिल्कुल करेक्ट है बेटा। जो बायोमोलिक्यूल्स है, पॉलीमर्स है, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ है, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री है, उनके क्वेश्चंस एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन चीजों से उठा लिए जाते हैं और पैराग्राफ से और क्वेश्चन सीधे पूछे जाते हैं, वहीं से क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसमें बेसिक आपको नॉलेज होनी चाहिए कि जो आपकी स्टेटमेंट दिए जाते हैं, ठीक है। और इनको मैं स्टेटमेंट को इसलिए उन चैप्टर्स को लाइन बाय लाइन पढ़ता हूँ। अगर आपने वो प्रीवियस लेक्चर देखे हो जो मैंने रिकॉर्ड किया है इन सारी चैप्टर्स के ऊपर, इनका वेटेज बहुत कम होता है, लेकिन क्वेश्चन देखो बहुत जनरली क्वेश्चन आते हैं, इजी क्वेश्चन, तो लाइन बाय लाइन पढ़ना जरूरी है, ठीक है। ये हम लोगों ने यहाँ तक बात करी, क्लियर, ओके। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एक आइडिया आता है गैसेस स्टेट से। एक क्वेश्चन था गैसियस स्टेट के साथ बच्चों मिक्स किया था थर्मोकेमिस्ट्री, तो वो थर्मोकेमिस्ट्री से भी क्वेश्चन बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछा गया है, ठीक है। हालांकि मैंने पढ़ाया नहीं है, लेकिन फिर भी आपको मैं पढ़ा दूंगा, ठीक है, जब ये चीजें हो जाएंगी, कुछ फिजिकल के चैप्टर कवर होंगे। तो एक क्वेश्चन था यहाँ बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन था बेटा, द हीट रिक्वायर्ड, द हीट रिक्वायर्ड फॉर 4 मोल्स। बिल्कुल, एक बात तो बच्चों मुझे समझ में आ गई है कि इस बार जो क्वेश्चन जेईई मेंस में आ रहे हैं, अभी तक के दो जो पेपर अभी जो आ चुके हैं, उनमें क्वेश्चन बच्चों जो अगर कोई न्यूमेरिकल पूछा गया, वो न्यूमेरिकल आपका डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल है। अगर आपने सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूले को ध्यान रखा होता और फॉर्मूले को हम अप्लाई कैसे करते हैं गिवन डाटा पे, आपका काम हो जाएगा। इतना मतलब बेसिक बातें पूछी गई हैं। तो हीट रिक्वायर्ड फॉर 4 मोल्स ऑफ, ऐसे नहीं कि सारे के सारे बच्चों ने अच्छा किया होगा, नहीं, कुछ बच्चों ने यहाँ भी गलतियां करी होंगी।
डायटोमिक गैस फ्रॉम 0 डिग्री सेल्सियस टू 50 डिग्री सेल्सियस इज, ये क्वेश्चन था, है ना, कि बच्चों 4 मोल्स हमारे पास डायटोमिक गैस है। उस डायटोमिक गैस में जो आपका यहाँ पे जो आपको टेम्परेचर दिया गया है कि भाई 0 डिग्री सेल्सियस से 50 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, 0 से 50 डिग्री सेल्सियस, ये जो गैस में आपका जो ये जो टेम्परेचर आपका यहाँ से यहाँ पे जो चेंज हो रहा है, तो यहाँ पे आपका 4 मोल्स जो गैसेस है डायटोमिक, उसके लिए हीट की रिक्वायरमेंट कितनी हो गई, मतलब क्यों पूछा गया, हीट रिक्वायरमेंट का मतलब बेसिकली क्या है बच्चों, क्यों, ठीक है। अच्छा, एक चीज यहाँ पे भाई क्यू इक्वल टू होता है क्या, ये होता है एन सी बी डेल्टा टी, ये होता है ना बेसिक फॉर्मूला, एन सी बी डेल्टा टी। जहां बच्चों आपको पता होना चाहिए सीबी और सीपी की वैल्यू, तो यहाँ पे जो सीबी होता है और डायटोमिक गैस, ये पता होना चाहिए। डायटोमिक गैस के लिए सीबी की वैल्यू कितनी होती है, 5/2 इंटू आर, सीपी भी पता होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, ये बात समझ में आ गई सभी को, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सीपी हियर, सीपी की वैल्यू बच्चों कितनी होती है, 7/2 होती है, ठीक है। 7/2 इंटू गामा निकालते हैं सीपी बाई सीबी, राइट, तो गामा इसी से निकालते हैं सीपी और सीबी की वैल्यू से। अच्छा, 7/2 इंटू यहाँ से आपका आर, तो दिस इज द वैल्यू ऑफ सीपी, सीपी भी आपको पता होना चाहिए डायटोमिक गैस के लिए। बाकी आप देख लो, वैल्यू पुट करो फटाफट से, वहां से निकालो। एन बच्चों कितना है, 4 मोल्स, राइट, ये 4 मोल्स दे रखे हैं, 4 इंटू सीबी की वैल्यू कितनी है, 5/2 है। डेल्टा टी आपको पता है चेंज, 0 से 50 मतलब 50 आ जाएगा, ठीक है। अपन इसे सिंपल सॉल्व करेंगे तो बेटा क्या हो जाएगा, ये तो यहाँ से कैंसिल होकर 25 हो जाएगा, 25 इंटू 5, या फिर आपका 4 इंटू ये करेंगे तो ये 500 हो जाएगा, राइट, 500 इंटू आर, बेटा आर साथ में रहेगा, ठीक है, सीबी की वैल्यू आर आपको ध्यान यहाँ रखना पड़ेगा, तो 500 इंटू आर। आप सभी को समझ में आया, क्यू इज क्लियर, तो क्यू ही तो पूछा गया था, ये इसका आंसर था, ठीक है। अगर इसमें सपोज बेटा क्या पूछता, अगर क्वेश्चन पूछता कि भाई जो हीट रिक्वायरमेंट है, लेकिन बात तो यह है कि सीपी के साथ है कि सीबी के साथ है, अब उसमें क्वेश्चन को एक्सटेंड करके और भी लाइन दी गई होगी, ठीक है। वैसे आपको बताता हूँ, अगर सीपी के हिसाब से अगर बात निकाल, सीपी के बेस पर अगर बात निकालता तो क्यू की वैल्यू तब क्या आती, तो ये देखो बच्चों वॉल्यूम को लेके, जब बात करते हैं ना सीबी, सीबी मैंने जब यूज किया है तो वॉल्यूम आपका जो जो हीट होगी वो क्यू बी डिफाइन की जाएगी, और सीपी को जब यूज करेंगे तो आपका क्यू पी होगी, ठीक है। तो यहाँ पे होगा एन इंटू सीपी इंटू डेल्टा टी, और यही वैल्यूज अगर फॉलो करेंगे तो यहाँ पे 700 इंटू आर निकल के आएगा। तो क्या डिफिकल्ट था इसमें, सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला था, नथिंग एल्स, ठीक है। यस, क्वेश्चन इज क्लियर, ओके। नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन है DsP2 हाइब्रिडाइज्ड। अब थोड़ा सा बच्चों कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पर चलते हैं, वहां से भी क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो DsP2 जो हाइब्रिडाइजेशन है ना, वो आपको बताना है कि गिवन मॉलिक्यूल्स में कौन सा होगा। तो देखो बेटा, आपको बहुत अच्छे समझ में आता है, यहाँ तो क्लियर चीजें मैंने पढ़ाई थी अच्छे से आपको 25 डेज में, तो ये DsP2 बोला गया है, इसका तो समझ में आता है क्या, ये डी कौन सा है, ये डी आपका 3D है एक्चुअली, एस कौन सा है, 4s है, पी कौन सा है, 4p, मैंने बहुत अच्छे से बताया था। और अंदर से स्टार्ट हुआ है, मतलब दिस इज कॉल्ड इनर, मतलब इनर मतलब 3D से स्टार्ट हुआ है, दिस इज कॉल्ड इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। कहीं ना कहीं यहाँ पे आपके स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो सकते हैं, इंपॉर्टेंट कहानी यही है, तभी अंदर से स्टार्ट हुआ है। तो DsP2 कौन, हाँ बिल्कुल ओम करेक्ट, चेक करेंगे अपन, बच्चों बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, देखो सॉल्व हो जाएगा सीधा, बी, क्योंकि मुझे DsP2 के बारे में आइडिया है। नेक्स्ट बच्चों यहाँ पे दे रखा था सेकंड ऑप्शन इज निकल, यहाँ से वाटर आपके 6 NCl2, सी ऑप्शन था निकल के साथ Cl4, एंड डी ऑप्शन था निकल, देन यहाँ पे था CN4 एंड चार्ज इज -2, ये 4 आपके ऑप्शंस थे, चेक करें बेटा। निकल के साथ देखो यहाँ पे CO ने फॉलो किया है, क्या होगा बताओ बेटा, यस, आप यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर निकालो, देन उसके बाद, तो अगर आप इसको बिल्कुल क्लियर निकालोगे तो यहाँ पे इसका sp3 हाइड्रेशन निकल के आएगा, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे वाटर मॉलिक्यूल के साथ, तो ये भी आपका 4s से स्टार्ट होगा, ये आपका होगा sp3d2, ठीक है, ये तो क्लियर हो रहा है, sp3d2 वाटर आपको दे रखा है, कोई स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड नहीं है। हेलोजन ये भी वीक फील्ड लिगेंड होते हैं, तो इसका मतलब ये भी आपका 4s से स्टार्ट होगा,
ये sp3 होगा, ठीक है। लास्ट में आपको वापस यहाँ गाड़ी फंसेगी, यहाँ पे देखो आपका क्या है, कार्बन के साथ है, यहाँ भी आपका क्या है, कार्बन है। तो बोलोगे सर ए और डी में से कोई एक हो सकता है, यही तो गाड़ी फंसेगी। बच्चों बी और सी तो पहले कैंसिल, क्यों, वाटर मॉलिक्यूल्स वीक फील्ड लिगेंड, तो डी से स्टार्ट तो नहीं हो सकता। और दूसरा यहाँ पे आपका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 दिख रहा है, ये देख लो आप, बहुत समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो ये आपका, ये तो ऊपर चला गया ना 6 कोऑर्डिनेशन नंबर पे, तो sp3 d2 वाला केस बन सकता है, या d2 sp3 वाला, व्हाटएवर वो बनेगा, dsp2 वाला नहीं बनेगा भाई बेटा, यहाँ पे 4 चाहिए कोऑर्डिनेशन नंबर, 4 वाले चेक करने पड़ेंगे। तो 4 वाले तो ए सी डी है, और सी भी क्यों नहीं हुआ, बिकॉज क्लोरीन इज वीक फील्ड लिगेंड, राइट, क्लोरीन इज वीक फील्ड लिगेंड, तो इसलिए ये भी कैंसिल हो गया, ये भी नहीं हो सकता है। अच्छा, बच्चों कौन ए और डी, तो ए और डी में सिंपल से कैलकुलेशन कर सकते हैं कि भाई निकालेंगे इसका हम लोग क्या, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो पहले ऑक्सीडेशन नंबर निकालो, यहाँ पे निकालेंगे निकल का, और यहाँ निकालेंगे, मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूँ, आप निकाल सकते हो। फिर उसके बाद यहाँ पे जाके हम बेटा यहाँ देखो, ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के बाद, अच्छा ऊपर वाले केस में क्या होगा, सीओ दे रखा है, न्यूट्रल वाले केस में है, नीचे देखो CN-4 वाला केस है, तो 4 इंटू -1 होगा, -4 इधर +4, -2 करेंगे तो 2 निकल के आएगा, ठीक है। और फिर यहाँ पे पेयरिंग करेंगे, तो यहाँ पे कहने के इलेक्ट्रॉन्स आपके खाली हो जाएंगे ना, ठीक है, निकल के साथ डी होगा, इसलिए सीएन स्ट्रॉन्ग है तो अंदर से फिलिंग स्टार्ट करेगा। तो प्रॉपरली आपका जो सही आंसर बैठेगा वो कौन सा होगा बेटा, DsP2 चाहिए था ना, ये आपका DsP2 वाला केस यही मिलेगा। तो हमारा सही आंसर होगा आपका डी ऑप्शन, डी इज एग्जैक्टली करेक्ट, डी बिल्कुल सही है, करेक्ट है, डी बिल्कुल सही है, यही इसका आंसर था। गुड, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। एक क्वेश्चन आया था बच्चों परसेंटेज यील्ड के ऊपर, ठीक है। ये आपको परसेंटेज यील्ड मैंने मूल कॉन्सेप्ट के जब लेक्चर मैंने 4 to 5 जब पढ़ा रहा था, तो परसेंटेज यील्ड का फॉर्मूला बताया था। व्हाट इज मीन ऑफ परसेंटेज यील्ड, परसेंटेज यील्ड का फॉर्मूला होता है एक्चुअल यील्ड, ठीक है, डिवाइड बाई जो भी आपका थियोरेटिकल होता है, थियोरेटिकल यील्ड, मल्टीप्लाइड बाई 100, दिस इज कॉल्ड परसेंटेज यील्ड, जो प्रोडक्शन है। इस पे क्वेश्चन आया था, तो क्वेश्चन बच्चों क्या है देखते, क्वेश्चन बता, व्हेन 20 ग्राम of lithium react with 280 ग्राम नाइट्रोजन N2, ठीक है। फिर था इसमें 0.35 ग्राम लिथियम नाइट्राइड Li3n, ऑब्वियसली यही बनेगा, इज फॉर्म, ठीक है। व्हाट इज द परसेंटेज यील्ड, व्हाट इज द परसेंटेज यील्ड, है ना, परसेंटेज यील्ड इस रिएक्शन के अंदर कितनी होगी, ये क्वेश्चन था, समझ में आ गया होगा। तो बेटा देखो ये बेसिक फॉर्मूला है, तो अब इसमें ध्यान रखना पड़ेगा कि बच्चों आपका गिवन अमाउंट कितना है, उससे हम लोग मोल्स भी निकाल सकते हैं और उसके बाद भी चीजें सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो यस, तो प्लीज फोकस ऑन कि भाई लिमिटिंग कौन होगा, रिएक्शन क्या होगी, रिएक्शन होती है N2 प्लस लिथियम, यहाँ से क्या बनेगा, Li3n बनेगा, ये तो बनेगा, बैलेंसिंग कर लो, ठीक है, मोल कॉन्सेप्ट वाला सेक्शन है पर आया था मैंने, बैलेंसिंग करेंगे तो यहाँ पे 2 कर सकते हैं, ठीक है। 2 नाइट्रोजन है, 2 का मल्टीप्लाई 3 इंटू 2 6 हो जाएगा, तो 6 आपके लिथियम, ये हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें लिमिटिंग को खोजना पड़ेगा, लिमिटिंग कौन होगा एग्जैक्टली, ठीक है। तो चेक करो यहाँ पे क्या है बेटा, इसके 28 ग्राम, तो ग्राम से अपन मोल्स निकाल सकते हैं, इससे कितने बच्चों 20 ग्राम, तो यहाँ पे आपका लिथियम कितना है 20 ग्राम, 20 ग्राम, और इसे कितना दे रखा है 280 ग्राम। तो यहाँ से हम निकालेंगे पहले लिमिटिंग, लिमिटिंग बेटा कैसे निकालते हैं, मोल्स के बेस, ठीक है, जो जल्दी खत्म हो जाएगा वो आपका लिमिटिंग होता है। अब बात समझ में आ रही है, तो इसके बस मोल्स निकालने हैं, नथिंग एल्स, ठीक, मोल्स निकालना आता है सभी को, ग्राम से ग्राम मतलब ग्राम डिवाइड बाई मॉलिक्यूलर वेट, इधर भी ग्राम डिवाइड बाई मॉलिक्यूलर वेट, सिंपल से मोल्स निकाल लो। ये सब कितना आ जाएगा बेटा, 14 इंटू 2 करेंगे तो 28, 280 डिवाइड बाई 28, ठीक है, 10 आ जाएगा, ठीक है। इसकी बात करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ से इसकी वैल्यू 3 आ जाएगी, चेक कर लो, क्लियर हो गया समथिंग, यस। अब इन दोनों में से मोल्स किससे कम बेटा, मोल्स ऑब्वियसली लिथियम के, तो मतलब ये क्या होगा, लिमिटिंग होगा, और जो लिमिटिंग होगा दैट विल डिफाइन परसेंटेज यील्ड कितना होना चाहिए। भाई पहले आप सीधा सा बात है कि जो चीज ज्यादा अमाउंट में है वो डिसाइड तो नहीं करने वाली ना कि कितना बनेगा आपका लिथियम नाइट्राइड, समझ में आ रहा है, जो चीज पहले खत्म हो जाएगी दैट विल डिफाइन कितना अमाउंट बनेगा, बात खत्म हो गई, अब समझ में आया। बस अब इसको क्या करना बेटा, सिंपल आपको सॉल्व, पहले बताओ यहाँ तो लॉजिक बैठा कि नहीं बैठा सभी,
यहाँ तक क्लियर हो रहा है? ओके। अब यहाँ से जो, हाँ बिल्कुल, अब यहाँ से करना क्या है, यहाँ से बच्चों सिंपल सा आपको थ्योरेटिकल यील्ड कौन सा है और एक्चुअल यील्ड कौन सा है, अब वही पहचानना है। अब क्वेश्चन के अंदर उसने कुछ दे रखा है 0.35, ये जो वैल्यू दे रखी है 0.35 ग्राम, ठीक। तो 0.35 ग्राम जो एक्चुअली आपका एक्चुअल यील्ड है, ये आपका थ्योरेटिकल यील्ड है। और जो हम यहां से निकालेंगे भाई, इसके मुझे को 3 मोल्स मिल गए हैं, ये समझ में आ रहा है। तो यहां से मैं इसको निकालूंगा तो ये 0.35 डिवाइड बाई कैपिटल एम, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है सभी को? देखो जो डाटा गिवन है वो कौन सा है, जो डाटा गिवन है वो कौन सा है, दिस इज एक्चुअली थ्योरेटिकल यील्ड, और एक्चुअल यील्ड हम लोग निकालेंगे, ठीक है। तो एक्चुअल यील्ड कहां से निकालेंगे भाई, इसका जो अमाउंट 3 मोल्स आया था उसके मोल से हम लोग निकालेंगे ना, मोल्स आ चुका है, तो मोल से हम लोग क्या भाई Li3n का चाहिए ना, तो उसको हम रिलेट कर सकते हैं कैसे, कि भाई 3 मोल्स इसका अमाउंट, देखो जब इसके स्टार्टिंग में इसके 3 मोल्स थे तो इतना इतना अमाउंट हुआ था भाई, लिथियम के साथ N2 की रिएक्शन है, लिथियम के N2 से है कि भाई इतना, इसका देखो बैलेंस शीट देखोगे ना तो इसका कितना मिल रहा है 1, इसका 6 मिल रहा है, इसका 2 मिल रहा है, मतलब जब 6 मोल लिथियम 1 मोल N2 रिएक्शन परफॉर्म कर रहे हैं तो 2 मोल Li3n बन रहा है, ये बात समझ में आती है। फिर बच्चों यहाँ से क्या होगा कि भाई जब हमने अभी मोल्स पे बात कर रहे हैं तो 3 भाई 20 ग्राम है, ग्राम तो हम बात करेंगे, मोल्स की बात करेंगे। जब 6 मोल लिथियम था 1 मोल N2 यूज हुआ तो वहां पे आपका 2 आपका मोल बना Li3 है, तो 3 के साथ निकालेंगे, 3 हमने निकाला लिमिटिंग, तो 3 के साथ कितने, तो 3 के साथ निकालना है, तो 3 के साथ निकालेंगे तो उसका अमाउंट आ जाएगा, वो अमाउंट उठा के हम लोग यहाँ फॉर्मूले में पुट करेंगे, ये डाटा ऑलरेडी गिवन है, मल्टीप्लाइड बाय 100, आंसर आपका आ जाएगा। क्या सभी को बात समझ में आई? बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों एक आया था, ठीक है, आपको बताना है कोगुलेटिंग पावर के बारे में। ये था आपके सॉल्यूशन चैप्टर को हम रिलेट करते हैं और सरफेस केमिस्ट्री को रिलेट करते हैं, ठीक है। तो हम कोगुलेटिंग और सरफेस से रिलेट करेंगे, ठीक है। जो क्वेश्चन आप पाया कि भाई जो कोगुलेटिंग पावर है, ठीक है, क्वेश्चन था कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैज द हाईएस्ट पावर, हैज द हाईएस्ट पावर, हैज द हाईएस्ट, कौन सा कंपाउंड ऐसा है जिसकी बच्चों हाईएस्ट पावर है टू कोगुलेट द कोलाइडल सॉल्ट, ठीक है। जो आपकी कोलाइडल सॉल्ट्स होते हैं, और कोलाइडल सॉल्ट्स के ऊपर ना एक क्वेश्चन मैंने एक लेक्चर बनाया है, पहले का लेक्चर है, शायद आप लोगों ने कभी उसको देखा हो। तो कोलाइडल सॉल्ट के बड़ा सबसे अच्छा कोगुलेटिंग कहाँ से होगा, कौन सा आपका कंपाउंड होल्ड करेगा, तो बड़ा बहुत ही सिंपल सा है कि जिसके पास नेगेटिव चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी या जिसके पास पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी, ठीक है, वो इसका आंसर आपका फॉर्म करेगा। जैसे ए ऑप्शन दे रखा है, आयरन के साथ क्या है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, जिसको बोलते हैं हार्डी हार्डी स्क्रू रूल्स, एक रूल्स होता है छोटा सा, हार्डी स्क्रू रूल्स, ये आपके आता है सरफेस केमिस्ट्री में। तो हार्डी स्क्रू स्क्रू रूल्स होता है, उससे हम डिसाइड करते हैं, वो चार डेंसिटी के ऊपर होता है आयरन। देन यहाँ पे आपका आता है CN6 और चार्ज -4, ए ऑप्शन है। बी ऑप्शन है बच्चों PO4-3, सी ऑप्शन है Cl-1, डी ऑप्शन है SO4-2। जिसके पास नेगेटिव चार्ज डेंसिटी सबसे, सारे सारे एनाइंस हैं जिसके पास नेगेटिव चार्ज डेंसिटी सबसे ज्यादा है, -4 है, -3 है, -2 है, -1। तो बच्चों यहाँ से निकालें मैग्नीट्यूड, हम मैग्नीट्यूड फोकस करते हैं, -4 है ना, यस, तो नेगेटिव मतलब नेगेटिव वाले उसमें देखें तो ए इज द राइट आंसर, सीधा टिक करना होता है, ठीक है। जहाँ पे नेगेटिव, ऐसा क्वेश्चन भी आया था हार्ड डिस्क रूल्स का रिलेशन होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है, जिसपे नेगेटिव डेंसिटी आपकी ज्यादा होगी वही आपको टिक करना है। तो हमारा कौन सा ए ऑप्शन इज करेक्ट, तो ये कंपाउंड आपका हाईएस्ट कोगुलेटिंग पावर को होल्ड करेगा, तो ए ऑप्शन इज डेफिनेटली करेक्ट। प्लीज फॉलो, जहां पे बच्चों आपकी जो नेगेटिव चार्ज डेंसिटी जितनी ज्यादा होगी वही आपका हाईएस्ट कोगुलेटिंग वैल्यू को होल्ड करेगा, ठीक है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, बेसिक क्वेश्चन भाई। नेक्स्ट बात करते हैं डाइपोल मूवमेंट पे, क्वेश्चन आया हाईएस्ट डाइपोल मूवमेंट, ठीक है, हाईएस्ट डाइपोल मूवमेंट, ठीक है बच्चों, किस कंपाउंड का होगा। पहला ऑप्शन था इसमें कुछ इस तरीके से रखा था, डबल बॉन्ड हो। सेकेंड ऑप्शन था इसमें, बहुत अच्छा क्वेश्चन था एक्चुअली में,
लेकिन ये ऑर्गेनिक के अंदर अगर पढ़ाया जाता है तो ही समझ में आता है, ठीक है। अगर ऑर्गेनिक में डिस्कस भी नहीं किया गया तो फिर समझ में नहीं आता कि इसको सॉल्व कैसे करना होता है ऐसे कंपाउंड्स को। वैसे तो इसको स्टेबिलिटी के बेस पे सीधा सॉल्व करते हैं कि जहाँ पे एरोमेटिसिटी परफेक्ट मिलेगी, ठीक है, वहीं पे आपको डाइपोल मोमेंट की वैल्यू क्या होती है, ज्यादा। ये इस ऐसे क्वेश्चंस में तो बस एक चीज यहाँ पे बहुत ध्यान रखने वाली बात होती है कि ये फर्स्ट कंपाउंड है। तो बेटा एक बात बताता हूँ, जब भी कभी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं मैं इसको डिस्कस करता हूँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर, ठीक है, और मैं डिस्कस भी किया था पहले बच्चों के साथ। तो इसमें हाईएस्ट डाइपोल मोमेंट वहां पे होगा जहां पे आपके जो कंपाउंड है उसकी स्टेबिलिटी मैक्सिमम होगी। तो यहाँ पे हम एरोमेटिसिटी को हाईएस्ट प्रायोरिटी में डालते हैं। तो पूरा सीक्वेंस पता होना चाहिए, रेजोनेंस तो बहुत बाद में आता है, ठीक है। तो एरोमेटिसिटी के अकॉर्डिंग इसका सही ऑप्शन होता है ए ऑप्शन। कैसे होता है वो भी देख लो। क्या होता है कि बच्चों यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड है, देन सिंगल बॉन्ड है, देन डबल बॉन्ड है, देन सिंगल है, डबल बॉन्ड है। पाई ऊपर जाएगा, डेल माइनस होगा, डेल पॉजिटिव होगा। डेल पॉजिटिव आते ही ये जो मॉलिक्यूल्स एग्जैक्टली आपको जैसे दिख रहा था वैसा होगा नहीं, ये मॉलिक्यूल्स ना कुछ इस टाइप से प्रेजेंट होगा। यहाँ पे ऑप्शन पे नेगेटिव होगा, यहाँ पॉजिटिव होगा। अब पॉजिटिव आते ही आप देखो यहाँ पे हैकर रूल 4n+2 हम लोग पढ़ते हैं ना, 4n+2 एक हैकर रूल जो होता है, क्या वो फॉलो होता है? बिल्कुल। देखो बेटा 4n+2 दैट इज इक्वल टू n पाई इलेक्ट्रॉन्स, यही होता है ना। अगर आप n की वैल्यू यहाँ पे 0 पुट करो तो बच्चों कितना आएगा? 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। देखो 0 ये 0 हो जाएगा, 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? 2 तो बच्चों मिल रहे हैं। दैट्स व्हाई दिस इज एरोमेटिक एक्शन, ये एरोमेटिक कंपाउंड्स है। एरोमेटिक है तो इसका डाइपोल मोमेंट सबसे अधिक होता है, ये बात ध्यान रखो। सेकेंड मॉलिक्यूल्स की बात करो, ये दे रखा है। अब सोचो पाई ऊपर शिफ्ट किया मैंने, डेल माइनस हुआ, यहाँ पे डेल पॉजिटिव हुआ। और वैसे भी ये जो 3 कार्बन का जो आपको एटम कर देंगे दिख रहा है, ठीक है, उसकी स्टेबिलिटी भी अपनी एक कॉज है। लेकिन यहाँ देखो पाई ऊपर जाएगा, डेल माइनस डेल पॉजिटिव, तो फिर क्या होगा बेटा? देखो क्या पूरा कंप्लीट का रेजोनेंस में दिख रहा है, पर रेजोनेंस भी तो चेक कर लो। तो देखो यहाँ पे क्या है, डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, देन डबल बॉन्ड है, देन सिंगल बॉन्ड है, देन सिंगल बॉन्ड। आपको समझ में आ रहा है? ये पूरा एरोमेटिसिटी के अंदर भी नहीं है, तो ये तो हो नहीं सकता, इसको पहले ही कैंसिल कर दो भाई। अब चेक करते हैं, जो प्लेनर होना चाहिए, sp2 होना चाहिए, ये सब बात चेक करते हैं, तो वो तो है नहीं, कल रूल तो बाद में चेक करते हैं। अच्छा यहाँ पे चेक करो, ये डबल बॉन्ड है, देन सिंगल है, देन सिंगल है, कोई चांस नहीं, क्रॉस कर दो। यहाँ पे चेक करो, ये डबल बॉन्ड ओ है, यहाँ तो कैंसिल हो जाएगा डाइपोल मोमेंट अपोजिट साइड से, ठीक है। तो डबल बॉन्ड, देन सिंगल, डबल बॉन्ड, सिंगल एंड डबल बॉन्ड, ठीक है। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पे क्या होता है कि ये जो आपका पूरा पार्ट है कि भाई यहाँ पे ऑक्सीजन जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी शो करेगा, ये इधर शिफ्ट करेगा, ये इधर शिफ्ट करेगा। तो इनका 180 डिग्री हो जाएगा सेट ऑफ, जिसकी वजह से ये पार्ट अपोजिट कैंसिल कर देगा। तो यहाँ पे डाइपोल मोमेंट जो मी होगा अप्रोक्सीमेटली 0 हो जाएगा। मुझे चाहिए हाईएस्ट, तो हाईएस्ट वाला केस कौन सा होगा? ई ऑप्शन। इसका सही ऑप्शन था बच्चों फर्स्ट ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन डेफिनेटली करेक्ट था। क्लियर हो गया सभी को? यस। एक क्वेश्चन बच्चों आया था, हाँ ये पूरा क्लियर हो गया क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चंस आप लोगों को मिल सकते हैं, और हम एक चीजों को डिस्कस कर रहे हैं, आपको बिल्कुल समझ में आएगा, ठीक है। जो हम और प्रैक्टिस करेंगे इन्हीं को, इसलिए मैं प्रैक्टिस आपको करवा रहा हूँ, ठीक है। स्टार्ट कराई थी। नेक्स्ट बच्चों है एब्जॉर्ब्ड लाइट फ्रिक्वेंसी। सर इंटेंसिटी था, कुछ जगह मैंने क्वेश्चन देखा है इसमें इंटेंसिटी लिखा है, कुछ जगह इसमें फ्रिक्वेंसी लिखा है, ये थोड़ा कंफ्यूजन है, क्योंकि ये आपका मेमोरी बेस्ड होता है। बहुत सारे बच्चे जो आते हैं वो करके बताते हैं, ठीक है, उन्हीं के बेस पे होता है। तो मैंने चेक किया था एक बच्चे के साथ, तो वो मुझे एब्जॉर्ब लाइट फ्रिक्वेंसी बता रहा था। यहाँ पे इंटेंसिटी या फ्रिक्वेंसी है, थोड़ा सा कंफ्यूजन है, ठीक है। जब एनटी के सेट पे पेपर आ जाएगा तो क्लियर हो जाएगा। शायद मुझे फ्रिक्वेंसी लग रहा है, एब्जॉर्ब लाइट फ्रिक्वेंसी ऑर्डर। ये आपका कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से है, ठीक है। इन निकल के साथ यहाँ पे आपको दे रखा था CN4, ठीक है। और ये फर्स्ट कंपाउंड था। सेकेंड कंपाउंड था निकल के साथ Cl4-2। सेकेंड कंपाउंड था यहाँ पे निकल के साथ था वाटर मॉलिक्यूल 6 और होल चार्जेस -2। क्वेश्चन ये बोला गया था कि इन तीनों कंपाउंड्स में कौन सा ऑर्डर करेक्ट बैठेगा गिवन ऑप्शन के अंदर, जो लाइट को जो एब्जॉर्ब करने की फ्रिक्वेंसी सबसे ज्यादा होल्ड करेगा। तो ऐसे कंपाउंड को बच्चों हम लोग सॉल्व करते हैं विद द हेल्प ऑफ क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, ठीक है। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी के बेस पे हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। जहां पे जिस कंपाउंड की क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी ज्यादा होगी वो ज्यादा ज्यादा फ्रिक्वेंसी की लाइट को एब्जॉर्ब करता है, दिस इज करेक्ट, ठीक है। वो अब
उसको हम कैसे निकालते हैं, हम लिगेंड के बेस पे। तो एक क्वेश्चन आता है कि कौन से कलर को एब्जॉर्ब करता है, तो कलर को एब्जॉर्ब करने के पीछे लिगेंड की कहानी भी होती है और सेंट्रल मेटल एटम की भी कहानी होती है। अगर सेंट्रल मेटल एटम सेम होते हैं तो वी विल मूव टुवर्ड्स लिगेंड। अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा तो हाई इंटेंसिटी को शो करता है, वीक फील्ड लिगेंड होगा तो आपकी वीक फील्ड इंटेंसिटी को शो करता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी की वैल्यू कम होती है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, जैसे E इक्वल टू एच न्यू होता है ना, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अरे एनर्जी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ना, लॉ नॉट लैम्डा म्यू। ठीक है, देखते हैं यहाँ पे। तो इसमें पहला आपको ऑर्डर दे रखा है 1 3 एंड 2। सेकेंड ऑप्शन है 2 3 1। थर्ड ऑप्शन है 3 2 1 एंड लास्ट ऑप्शन है 2 1 एंड 3। ठीक है, चलो कौन सा ऑप्शन होना चाहिए? तो देखो, जिन बच्चों को मैंने पढ़ाई कोऑर्डिनेशन उनको आइडिया बैठेगा यहाँ से। ठीक है, पहले तो आप इनका हाइड्रेशन भी निकाल सकते हो, ऐसे कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, यहाँ से अगर इसका हाइड्रेशन निकालेंगे, ये थोड़ा सा कंफ्यूजन था यहाँ पे, -2 चार्ज था कि 2 चार्ज था, ये भी थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। इसमें 2 चार्ज था कि इसमें फर्स्ट वाले में शायद -2 था या 2 था, कोई -2 था या 0 था, कुछ तो इस तरीके से था। वो थोड़ा क्लियर नहीं है, मैंने चेक भी नहीं किया इसको। ठीक है, दशरथ बोल रहे हैं ए ऑप्शन होगा। हाँ, दशरथ ए ऑप्शन की तरफ मैं भी जा रहा हूँ, ए ऑप्शन डेफिनेटली करेक्ट होगा। ठीक है, इसमें इसमें हाइड्रेशन के बेस पे भी आंसर निकालते हैं, इसको बहुत अलग अलग तरीके होते हैं। वैसे क्रिस्टल फील्ड डिस्टेंस जिनको नहीं पता है वो हाइड्रेशन के बेस पे निकाल सकते हैं। एग्जैक्टली ये क्या होगा, आपका sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा। ठीक है, अब ऐसी क्लोरीन है तो आपका बिग फील्ड लिगेंड पेयरिंग करेगा नहीं, 4s से स्टार्ट होगा। इसकी बात करोगे तो 6 है, कोऑर्डिनेशन नंबर आपका यहाँ पे कितना है, 6 है। 6 का मतलब ऑक्टाहेड्रल होगा। अब वाटर इज ए बिग फील्ड लिगेंड, तो D2sp3 नहीं हो सकता, ये sp3D2 होगा। अब ये बात बच्चों समझ में आती है अभी बहुत अच्छे से। यहाँ देखो, ये साइनाइड आपका है कार्बन, यहाँ से स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। इफ इट इज ए स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड तो अनडाउटली बच्चों ये DsP2 वाली कैटेगरी में ही जाएगा, DsP2 वाली कैटेगरी में जाएगा। ये बात सबको समझ में आ रही है? अगर बच्चों ये DsP2 है तो मैंने पहले बोला था कि जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा अनडाउटली वो बच्चों अपने जो लाइट की जो फ्रिक्वेंसी का जो एब्जॉर्प्शन है वो उतना ज्यादा करेगा। क्यों? क्योंकि वहां पे जो क्रिस्टल फील्ड इन जो स्प्लिटिंग एनर्जी है वो वैल्यू मैक्सिमम शो करेगा। भाई स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड तो मैक्सिमम स्प्लिटिंग शो करते हैं, बिल्कुल सही है। तो इसका मतलब बच्चों यहाँ पे क्या होगा कि जो आपका फर्स्ट मॉलिक्यूल सबसे अधिक होना चाहिए। तो अधिक किस केस में? ना तो इस केस में, ना इस केस में, ना इस केस में। दैट्स व्हाई ये ऑप्शन विल बी करेक्ट। समझ में आया क्या? ए ऑप्शन विल बी करेक्ट। हम इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, बट जिन बच्चों ने लॉजिक बैठाया होगा तो बिल्कुल आंसर बनना। ठीक है, गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से, जहां पे था नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम्स इन सेमी कार्बाजोन। सेमी ये जो सेमी कार्बाजोन है सब अमोनिया के डेरिवेटिव्स होते हैं। ठीक है, सेमी कार्बाजोन ऑफ एसीटोन, ये सब अमोनिया के डेरिवेटिव्स होते हैं। और नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड में कार्बोनाइल कंपाउंड का रिएक्शन बताई जाती है। कार्बोनाइल कंपाउंड, व्हाट इज कार्बोनाइल कंपाउंड? C डबल बॉन्ड हो जहां पे हो, भाई एसीटोन ले लेते हैं इस तरीके से, यहाँ पे CH3 लगा लिया, यहाँ CH3 लगा लिया। व्हाट इज सेमी कार्बाजोन? तो अमोनिया का डेरिवेटिव। जैसे बच्चों यहाँ पे आपका अमोनिया हो, इसमें से एक H को बाहर निकाल दो। अपन ने यहाँ से एक H को बाहर निकाल दिया, एक वैलेंसी खाली हो गई। खाली वैलेंसी बच्चों मैंने NH C डबल बॉन्ड O एंड NH2 इस पार्ट को लाके लिंक कर दिया। तो ये आपका ये आपका एक ग्रुप है। ठीक है, ये आपका G आपका ग्रुप है, बाकी अमोनिया है, अमोनिया का डेरिवेटिव, दिस इज कॉल्ड सेमी कार्बाजोन। तो देखो सेमी कार्बाजोन अब कैसे फॉर्म होता है उसको समझो। हुआ क्या है बच्चों, यहाँ से मैंने ऑक्सीजन को साथ, यहाँ से 2 हाइड्रोजन, ये इजी ट्रिक होती है हमेशा। यहाँ से अमोनिया के डेरिवेटिव से जनरली वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर निकलता है, वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकाल दिया तो क्या बचा? कार्बन के साथ आपका यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH3 डबल बॉन्ड, बेटा यहाँ 2 वैलेंसी खाली, 2 वैलेंसी कार्बन के साथ खाली, तो डबल बॉन्ड N हो जाएगा। और बाकी यहाँ सिंगल बॉन्ड N, देन आपका C डबल बॉन्ड O एंड NH2। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये आपका है सेमी कार्बन। अब इसके पास कितने आपके सेमी कार्बाजोन बन चुका है? कितने नाइट्रोजन है? तो एक, एक 2 और एक 3। तो इसका आंसर था आपका 3। 3 इज द राइट आंसर। ठीक, तो बेसिक सा स्ट्रक्चर था, ऑप्शन था आपका 1 2 3 4, तो आपको टिक क्या करना था? 3। 3 नाइट्रोजन एटम आपको यहाँ पे मिले। समझ में आया सभी को?
इट्स क्लियर? यस। गुड। इसके बाद बच्चों एक क्वेश्चन आया था, एनसीईआरटी का था ये, डायरेक्ट एनसीईआरटी का डायरेक्ट क्वेश्चन था, उसके लाइन से लिया गया है। क्वेश्चन में H2O2 के बारे में पूछा गया है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड के बारे में। ठीक है, कि जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड का बच्चों जो डाईहाइड्रल एंगल है, ठीक है, डाईहाइड्रल एंगल, ठीक है। क्वेश्चन में क्या है कि जो H2O2 का जो डाईहाइड्रल एंगल है वो सॉलिड स्टेट एंड गैसियस फेज, अगर यही H2O2 गैसियस फेज में होगा और सॉलिड स्टेट में होगा तो इन दोनों का जो बॉन्ड एंगल होगा वो कितना होगा। क्वेश्चन बेसिकली ये था, ठीक है। तो इन दोनों का बॉन्ड एंगल से पूछा गया था कि भाई सॉलिड स्टेट में अगर होगा H2O2, हम इसका पढ़ते हैं स्ट्रक्चर, अगर आपको इसका स्ट्रक्चर बहुत अच्छे से समझ में आता है तो आपने देखा होगा कि इसका हाफ बुक ओपन स्ट्रक्चर बनता है। तो कुछ इस तरीके से आपने देखा होगा, ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन। लॉन पर बच्चों कुछ इसके यूं इस तरीके से अरेंज किए आते हैं, ठीक है। ये दिस इज हाफ बुक ओपन लाइक स्ट्रक्चर। अगर आप इसे यहाँ पे इसको जोड़ दोगे तो समझ में आ जाता है। इसको यहाँ से जोड़ो, इसको यहाँ पे जोड़ो, इसको इस तरीके से, थोड़ा इधर ये इधर एक्सटेंड किया तो इसको इधर एक्सटेंड करो, इसको इधर, 1 सेकेंड यार, इस तरफ एंड इस तरफ। देखो आधी बुक दिख रही है ना, आधी बुक ओपन हुई। हाँ, ये होता है इसका बेसिक स्ट्रक्चर। तो इस पे क्वेश्चन आया था कि सॉलिड स्टेट के अंदर बॉन्ड एंगल कितना होगा और बाकी इसका बॉन्ड एंगल कितना होगा। तो एक बच्चों बात समझो, हम जब क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर की बात करते हैं, ठीक है, तो वहां पे आपका जो इंटरमॉलिक्यूलर सॉलिड स्टेट का मतलब क्या है कि भाई क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, और क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर के अंदर जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होते हैं वो बच्चों कैसे होते हैं, मैक्सिमम। एज वेल एज यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी बच्चों कैसी होगी, जबरदस्त होगी, बिल्कुल परफेक्ट। एच बॉन्डिंग भी बहुत परफेक्ट होगी, समझ में आ रहा है। तो इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, भाई क्रिस्टलाइन का मतलब क्या, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मैक्सिमम। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मैक्सिमम तो कहीं ना कहीं जो लोन पे रिपल्शन है उसकी वैल्यू कम से कम मिनिमम होगी, समझ में आया। तो इसका मतलब यहाँ बॉन्डिंग होता है 90 डिग्री, ये समझ में आ रहा है, ये बॉन्डिंग 90 डिग्री। जैसे बच्चों गैसेस फेज में जाता है तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक, एच बॉन्डिंग वीक, इसका बॉन्डिंग होता है 111.5 डिग्री समथिंग। ये बॉन्डिंग आता है 100, मतलब 110 के आसपास पहुंचता है, ये बॉन्ड एंगल होता है, ठीक है। तो सिंपल उसने बॉन्ड एंगल ही पूछा। तो जो ऑप्शन दे रखे थे ना, उन ऑप्शंस में था 90, 110 इस तरीके से था। तो पहला ऑप्शन आपका 90 वाला जो था वो सही था, 90, और उधर आपका 1110 के अराउंड जो 111 वैल्यू होती है एग्जैक्टली, तो ये इसका आंसर आपका सही। तो देखो ऐसे भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जिनको आपको अच्छे से प्रिपेयर करके रखना पड़ेगा। अब बात समझ में आ रही है, क्लियर? एक क्वेश्चन और बताऊं, इसे घटिया क्वेश्चन ना एनटीए ने पूछा ही नहीं है भाई, आज तक पूछा नहीं है ऐसा कि एमएन जो है ना मैग्नीज, इसका हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है। मुझे लगता है किसी बच्चे ने क्वेश्चन पेपर बनाया था, ठीक है, अपने हिसाब से। भाई हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है मैग्नीज का, मैंने आपको बहुत अच्छे से ऑफलाइन सेशन के अंदर, आपको याद होगा ऑफलाइन सेशन के अंदर भी ये डिस्कस किया था, बहुत बेटर। एक पूरी थ्री डी स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, उन सबकी मैंने टेबल बनाई थी और वहां पे मैंने मैग्नीज का लिखाया भी था। वैसे KMnO4 बहुत पॉपुलर होता है ठीक है, KMnO4 इसका बहुत पॉपुलर कंपाउंड है, ठीक है, जहां पे इसका हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर +7 ही मिलता है। आप निकाल के देख लो, या फिर आपका MnO4-, यही इसका आंसर, +7। बस यही टिक करना था। बताओ ऐसा क्वेश्चन भी आया था, हो जाएगा सॉल्व, क्लियर, गुड जॉब। इसके बाद बच्चों एक क्वेश्चन आया था क्लेमेंसन रिडक्शन पे, ठीक है, क्लेमेंसन रिडक्शन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है एंड वॉल्फ किस्नर, ठीक है, वॉल्फ किस्नर रिडक्शन, दोनों ही बच्चों आपके रिडक्शन प्रोसेस है, ठीक है। और किसके लिए बच्चों अप्लाई होते हैं कि कार्बोनाइल कंपाउंड को, जो आपका यहाँ पे कार्बोनाइल कंपाउंड है, अगर उसको बच्चों कन्वर्ट करना है आपको CH2 के अंदर, मतलब C डबल बॉन्ड O को फिनिश करना है और उसको आपको CH2 में कन्वर्ट करना है। देखो C डबल बॉन्ड O फिनिश हुआ, इसको CH2 में कन्वर्ट कर दिया गया। यही दो बहुत इंपॉर्टेंट और फेमस प्रोसेस हैं कि कार्बोनाइल कंपाउंड को हायर मॉलिक्यूलर वेट को लोअर मॉलिक्यूलर वेट में कन्वर्ट करने के लिए हम क्लेमेंसन रिडक्शन को फॉलो करते हैं बच्चों, और वॉल्फ किस्नर रिडक्शन को फॉलो करते हैं। दोनों रिडक्शन प्रोसेस हैं, दोनों में हम लोग इसके
तो अब क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन ये था कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्लेमेंसन रिडक्शन एंड वोल्फ-किश्नर। वोल्फ-किश्नर रिएक्शन और क्लेमेंसन रिडक्शन में क्या बेसिक डिफरेंस है? तो डिफरेंस बच्चों इसका सॉल्वेंट का होता है, जो हम एसिड यूज करते हैं उसका डिफरेंस होता है। अगर हम क्लेमेंसन रिडक्शन की बात करें तो ये मैंने सी बैच के जितने हमारे बच्चे हैं उन सबको पढ़ाया है मैंने, बहुत इसका मैकेनिज्म भी बताया है। तो क्लेमेंसन रिडक्शन में नेमी रिएक्शंस में आता है, आप भी देख सकते हो, लेक्चर मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों हम फॉलो करते हैं एसिडिक मीडियम। क्या फॉलो करते हैं? एसिडिक मीडियम। अगर सभी को पता होगा हम जिंक के साथ हम मरकरी यूज करते हैं, ठीक है, जिंक एमालगम बोलते हैं इसको। इन दी प्रेजेंस ऑफ HCl, कभी H2SO4 का यूज मत कर देना, नहीं तो एसिड सेंसिटिव ग्रुप से एक्शन कर जाएगा। सिर्फ HCl का यूज करते हैं, ये ना, ये सॉल्वेंट की तरह। और अगर मैं बात करूं यहाँ पे वोल्फ-किश्नर, तो बेटा वोल्फ-किश्नर के अंदर हम लोग यूज करते हैं बेस। किसका यूज करते हैं? बेसिक मीडियम का, अमोनियम के कंपाउंड का सॉल्ट का यूज करते हैं, जैसे हाइड्रोजन NH2 सिंगल बॉन्ड NH2 फॉलोइंग दी OH माइनस मीडियम। तो बेसिक डिफरेंस क्या था? एसिडिक और बेसिक का। तो स्टेटमेंट आपको वही टिक करना था जो एसिडिक और बेसिक के डिफरेंस को रिप्रेजेंट कर रहा हूं। क्या सभी को मेरी बात समझ में आई? मेरी बात सभी तक पहुंच गई होगी? क्या डिफरेंस है? इसके मैकेनिज्म यूट्यूब पे लेक्चर्स पढ़े हैं, मैं लिंक शेयर करता हूं हमेशा, आप जाके उनको डेप्थ में उसके मैकेनिज्म को पढ़ सकते हो, डेप्थ में मैकेनिज्म को समझ सकते हो। मैं बहुत ही बेसिक तरीके से मैकेनिज्म समझाता हूँ और समझ में वहां पे आ जाएगा। ठीक है, मैं पूरा मैकेनिज्म तो यहाँ पे नहीं बता सकता, वो आपको वहां से देखना पड़ेगा। ठीक है, तो क्लेमेंसन और इन दोनों में डिफरेंस किसका है बच्चों? इसमें सॉल्वेंट का डिफरेंस, वहां पे एसिडिक था, यहाँ पे बेसिक, ये था। अब देखो, एक क्वेश्चन बच्चों ये पूछा गया था कि जो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस है, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक है, ये एक्चुअली जो हमारा क्वेश्चन बहुत ही लॉजिक से क्वेश्चन है। ये मुझे लगता है बायोलॉजी वाले बच्चों को ज्यादा पता होता है। ठीक है, कि कौन से कंपाउंड हमारे ऐसे होते हैं जो फोटोसिंथेसिस के रेट को डिक्रीज करते हैं, है ना, स्लो डाउन करते हैं। जिसमें आपका दे रखा था NO2, बी ऑप्शन था CO, और बड़ा फोटोसिंथेसिस ऑल्सो इम्पोर्टेंट प्रोसेस। ठीक है, आपको यहाँ से CO2 था, और डी ऑप्शन था CFCS। ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस को एक्चुअली हमारे ये एनसीईआरटी में है नहीं, लेकिन इसके बारे में बताया जरूर है जब पॉल्यूशन चैप्टर पढ़ाए जाते हैं। तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस जो आपका प्रोसेस है वो कौन से कंपाउंड के द्वारा बच्चों डिक्रीज होता है? ठीक है, तो भाई CFCS से तो नहीं होता है। ठीक है, कार्बन के कोई भी कंपाउंड हो उनके साथ से नहीं होता है। इंपॉर्टेंट बच्चों नाइट्रोजन का जो ऑक्साइड, तो यहाँ पे मैं हिंट करता हूँ कि बच्चों जो नाइट्रोजन के चाहे NO हो चाहे NO2 हो, तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे जनरलाइज करके कि NOx। तो नाइट्रोजन के बच्चों किसी भी टाइप के अगर ऑक्साइड्स होते हैं, वही बच्चों आपके फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को रिटार्ड करते हैं, उसको डिक्रीज करते हैं। CO2 थोड़ी नहीं कर सकता है, ठीक है, फोटोसिंथेसिस को, वो तो उसे एनहांस करेगा। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे NO2 आपका जो होगा CFCA भी नहीं करता, क्लोरोफ्लोरोकार्बन वो भी नहीं करते हैं। तो हमारा जो सही ऑप्शन होगा वो E ऑप्शन होगा। समझ में आ गया? ये फोटोसिंथेसिस को जो प्रोसेस को डिक्रीज करते हैं। बहुत सही, सभी को समझ में आ गया? 4 मार्क्स कितना जल्दी मिल जाएगा? बिल्कुल आराम से मिल जाएगा। हुआ क्लियर? ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, इन नाइट्रेशन HNO3 एंड H2SO4 एक्ट एज, ये भी मैंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर भी पढ़ाया है और इनऑर्गेनिक के अंदर भी बच्चों मैंने डिस्कस किया है। अगर आपको पता होगा तो जब मैं नाइट्रोजन फैमिली पढ़ाया था या मैं ऑक्सीजन फैमिली डिस्कस किया था, तो वहां पे इनकी इंपॉर्टेंस को मैंने बताया था। बट एक नाइट्रेशन प्रोसेस होता है, बहुत पॉपुलर है। अगर आपको पता होगा कि जब हम H2SO4 के साथ HNO3 को यूज करते हैं, इसको बच्चों हम लोग बोलते हैं नाइट्रेशन। नाइट्रेशन जहां से क्या निकलता है? इलेक्ट्रोफाइल निकलता है NO2 प्लस। ठीक है, नाइट्रोनियम आयन इलेक्ट्रोफाइल निकलता है ये। ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल बच्चों आपने अगर पढ़ा होगा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तो वहां भी आपका रिजल्ट आता है H2SO4 क्या HNO3 होता क्या इसमें? तो ऑप्शन थे, पहला ऑप्शन है बोथ एसिड, सेकंड ऑप्शन है बच्चों बोथ बेस, थर्ड ऑप्शन है कि जो HNO3 है वो एसिड के रिएक्ट करेगा, और जो H2SO4 है वो बेस के रिएक्ट करेगा। और डी ऑप्शन है
कि जो H2SO4 है वो बेस एसिड की तरह करे, और जो HNO3 है वो आपका बेस की तरह करे। कौन सा ऑप्शन होगा? तो देखो बच्चों, बहुत ही पॉपुलर सा है कि जब हम यहाँ पे एक रिएक्शन प्रोसीड कराते हैं तो उसके अंदर ये जो H2SO4 है ना, ये बच्चों आराम से निकालता है अपना 1H प्लस आयन और कन्वर्ट होता है HSO4 माइनस का बाई सल्फेट आयन के अंदर। ये निकालता है 1H प्लस आयन और स्टेबल होता है बच्चों HSO4 माइनस 1 की तरह। और बहुत सिंपल सी कहानी है कि आप निकाल के देखो, H2SO4 से H प्लस आयन और HNO3 से H प्लस आयन, जो बनेगा कॉन्जुगेट बेस HSO4 माइनस 1 आयन बनेगा H2SO4 से, NO3 माइनस आयन बनेगा HNO3 से। दोनों में से स्टेबल आपका कॉन्जुगेट बेस कौन सा होगा? तो बच्चों जो HSO4 माइनस जो होगा ना, वो अधिक स्टेबल आपका कॉन्जुगेट बेस होता है एज कम्पेयर टू NO3 माइनस 1। तो जिसका कॉन्जुगेट बेस ज्यादा स्टेबल, वो आपका मोर एसिडिक होगा। इसलिए बच्चों H2SO4 H प्लस आयन जो निकालता है, और वो H प्लस आयन बच्चों अटैक कहाँ पे करता है? HNO3 के ऊपर। तो HNO3 का बेटा कैसा होता है स्ट्रक्चर, है ना, उसको मैं यहाँ पे नीचे बता देता हूँ। HNO3 का जो स्ट्रक्चर है उसको मैं नीचे एक्सप्लेन कर देता हूँ। नाइट्रोजन होगा, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, और यहाँ पे होगा OH। ठीक है, ये सीन होता है। यहाँ से बच्चों आएगा ये H प्लस है, वो कहाँ अटैक करेगा? वो अटैक करेगा यहाँ पे जो लॉन पेयर्स है, वो H प्लस यहाँ पे आगे यहाँ अटैक कर देगा, लोन पेयर पे अटैक करेगा, ऑक्सीजन में पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, तो यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर निकल जाएगा। जैसे वाटर बाहर जाएगा तो ये सिग्मा यहाँ से यहाँ मूव करेगा, ये NO2 प्लस मिल जाएगा, बनेगा इलेक्ट्रोफाइल जाके अटैक करेगा। तो अब इस केस में समझ में आया हो कि H2SO4 विल एक्ट एज ऑलवेज एक्ट एज एसिड, और आपका HNO3 विल एक्ट एज बेस। भाई जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा, समझ में आ रहा है ना, वो बेस हो जाएगा, जो प्रोटॉन रिलीज करेगा वो आपका एसिड हो जाएगा। क्लियर? तो हमारा सही ऑप्शन कौन सा होगा बेटा? डी ऑप्शन। H2SO4 act as acid, H2SO4 will act as acid, HNO3 will act as base। अब समझ में आ गया? कोई कंफ्यूजन किसी को? क्लियर? अरे बताइए बच्चों, बहुत ही धमाकेदार क्वेश्चन था, हो जाएगा सभी से सॉल्व। चलो नेक्स्ट, पैरासिटामोल का स्ट्रक्चर। अभी कुछ दिन पहले ही मैंने पढ़ाया है सी बैच के बच्चों को कि केमिस्ट्री में लैब, वहां मैंने उनको बहुत बार बोला भी था, ये स्टेटमेंट बोला है, आप लेक्चर की रिकॉर्डिंग देखना, वहां पे बोला है मैंने, प्लीज स्ट्रक्चर को देख लेना, स्ट्रक्चर मैंने उनको दिखाए भी है। ठीक है, यस। तो जो पैरासिटामोल, मैंने कहा था एक बार देख लेना, ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है, लेकिन इस बार ही पूछ दिया, कुछ दिन पहले बताया था और अभी पूछ दिया। पैरासिटामोल का जो करेक्ट स्ट्रक्चर है वो पूछा गया है। पैरासिटामोल का करेक्ट स्ट्रक्चर बेटा ऑल, ऑल देख रहा, ऑल का मतलब एल्कोहल वाला सेक्शन, जिसके पास हाइड्रोक्सी लगा हो। ठीक है, तो पैरासिटामोल बच्चों बनता कैसे है? हमारे पास क्या होता है, इस तरीके से, ये बेंजीन के साथ ये आपका एनिलीन का NH2, और यहाँ पे बच्चों होता है OH, रिएक्शन जो कराते हैं हम एनहाइड्राइड के साथ, CH3CO इसका ट्वाइस, देन ऑक्सीजन, दिस इज एनहाइड्राइड। इसको लिख सकते हैं इस तरीके से, ऑक्सीजन C डबल बॉन्डो, C डबल बॉन्डो, CH3NCH3, दिस इज एनहाइड्राइड। इसका रिएक्शन बच्चों कराते हैं परफॉर्म, तो यहाँ से आपको मिलता है पैरासिटामोल। ठीक है, और सभी ने इसका नाम सुना भी होगा, पैरासिटामोल। तो इसका जो पूछा है, जो इसका बेटा होता है स्ट्रक्चर, वो कुछ ऐसा होता है, एक बार आपको यहाँ दिखा देता हूँ। ये देखो, यहाँ पे आपका कुछ यूं इस तरीके से बेंजीन होगा, डबल बॉन्ड, और इसके साथ बच्चों यहाँ पे लगा होता है NH, इस तरीके से डबल बॉन्ड हो, और इस पोजीशन पे होता है OH। अरे बताया था ना मैंने, NH2, वहां से एक निकलता है हाइड्रोजन। ठीक है, और बाकी एक आपका जो आपका एनहाइड्रेट में से एक जो लिविंग ग्रुप बाहर रिलीज हो जाता है, ठीक है, वो जाके यहाँ अटैक करता है, और यहाँ पे एक लोन पेस रहेगा। ये जो आपको जो दिख रहा है बेसिक स्ट्रक्चर, दिस इज दी पैरासिटामोल, यही आपका पैरासिटामोल होता है। तो सही स्ट्रक्चर आपको पहचानना था। तो बच्चों है क्या यहाँ पे, होता कुछ यूं है कि भाई आपको जो भी देखने स्ट्रक्चर, वो आपके ये पोजीशन से इंपॉर्टेंट है। तो डिफरेंस है, वो 1 के साथ 2 दे रखा था हाइड्रोक्सी, तो 1 के साथ 3 दे रखा था, और तो मेटा पैरा, इसी का डिफरेंस था लास्ट में, नन ऑफ दीज। तो आपको देखना है कि भाई 1,4 ये है ना, 1 2 3 4, इस तरीके से। तो ये आपका आंसर सही था, पैरासिटामोल। आया समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉपर +2 की रिएक्शन कराने है बच्चों पोटेशियम आयोडाइड के साथ, ठीक है, वो क्या मिलेगा? ये क्वेश्चन था, और ऑप्शन आपको सिलेक्ट करने थे। पहला ऑप्शन था आपका CuI3, ये भी कराया है मैंने, CuI3 टॉइस, हीट PCMB के बच्चों को,
Cu2I2, स्टेबिलिटी चेक करो बेटा और वहां से आंसर निकालो इसका। ठीक है, तो आप यहाँ पे पोटेशियम आयोडाइड अगर रिएक्शन करते हो कॉपर +2 की, तो बच्चों क्या प्रोड्यूस होता है? तो भाई कॉपर +2 मान लो कॉपर सल्फेट है, भाई कोई सॉल्ट होगा आपका इस तरीके से। ठीक है, तो क्या बनेगा? पोटेशियम आयोडाइड रिएक्शन परफॉर्म करेगा तो बेटा यहाँ से K+ का ऑक्सीजन में चेंज होगा नहीं, हो जाएगा बच्चों यहाँ से नेगेटिव पार्ट गया सल्फेट के साथ, तो यहाँ से बना लेगा आपका K2SO4। ठीक, तो ये बन जाएगा कंपाउंड, और दूसरा कंपाउंड बनेगा आपका Cu2I2। आपको भाई पता है कि नहीं, कॉपर तो +2 में है, वो तो स्टेबल होना चाहिए ना सॉल्ट, तो आप चेक करो यहाँ भी ये +2 की स्टेट में है, जो आयोडीन होगा 2I माइनस होगा। अरे चार्ज बैलेंस है कि नहीं, +2 यहाँ पे -2 है, Cu2 बनेगा। क्या Cu2 स्टेबल होता है? बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, तो वो बच्चों क्या करेगा, वो आपके 2 मोल्स को एक्वायर करेगा, ये कन्वर्ट होगा 2Cu2 के अंदर। ठीक है, और ये फिर से डिसोसिएट होगा, और डिसोसिएट होने के बाद बच्चों बनाता है Cu2I2 प्लस आपका आयोडीन। भाई I2 तो बाहर निकालेगा ना, तो यहाँ पे आयोडीन को बाहर निकालेगा, Cu2I2 में कन्वर्ट हो जाएगा। अब समझ में आ रहा है? क्लियर? और यही जो I2 होगा, यही I2 जो निकलेगा, ये जो I2 निकला, यही I2 बच्चों फिर से करता है रिएक्शन इस पोटेशियम आयोडाइड है, जो I2 दे रखा है ना, Ki दे रखा है, ये वाला Ki फिर से करेगा इससे रिएक्शन, और ये कन्वर्ट कर लेगा Ki3 के अंदर। आपको पता है, तो यहाँ से निकलेगा आपका K+N I3-1, I3-1 तो हम लोगों ने पढ़ा भी है। ठीक है, ऐसे से वहां तक प्रोसीड होगी। तो आपको सही आंसर टिक करना, तो कि हमारा सही आंसर कौन सा होगा, बताओ बच्चों। यस, रिएक्शन पूरी समझ में आई कि नहीं, पहले ये बता दियो मुझे। रिएक्शन समझ में आ गई? Cu2I3 वाला केस तो खत्म ही हो जाएगा, Cu2I3 तो हो ही नहीं सकता। Cu2I3 कहीं दिख रहा है आपको? कहीं नहीं, कोई चांस ही नहीं। Cu2I3 एक्वायर नहीं करेगा, यहाँ कर सकता था लेकिन करेगा ही नहीं, तो ये तो कैंसिल हो गया। नेक्स्ट है Cu2I3 ट्वाइस, कैंसिल हो जाएगा। Cu2I2 Cu इनमें से होना चाहिए था, तो हम कौन बेटा कौन सा आंसर सही बैठेगा? यस, सी ऑप्शन। आई होप सी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, क्योंकि रिएक्शंस आपकी यहाँ पे जाके आपकी कंप्लीट होगी, और उसके बाद यहाँ से आपका I2 बाहर निकलेगा, वो रिएक्शन अपने अलग से परफॉर्म करेगा, और यहाँ पे बनेगा Ki3। तो आपका Cu2I2 इज राइट आंसर। समझ में आ गया सभी को? इट इज क्लियर? ये भी डिस्कस किया है मैंने पहले। नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं यहाँ से हम लोग हाइड्रेशन। फिर से क्वेश्चन आया था, ये मैं कल के दोनों सेट को डिस्कस कर रहा हूँ, सेट 1 सेट 2 दोनों को, दोनों क्वेश्चन अलग तरीके से। तो बच्चों क्वेश्चन था कि जो नाइट्रोजन है डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड के अंदर हाइड्रेशन क्या होगा, जैसे दे रखा था NO2- पर, है ना। नेक्स्ट दे रखा था NO2+ दे रखा था। नेक्स्ट था बच्चों आपका NH4+, इनका बताना था हाइड्रेशन। तो बच्चों ये तो देखो आसान है, नाइट्रोजन के साथ आप जोड़ दो 4 हाइड्रोजन, 1 2 3 4 किधर भी यहाँ पॉजिटिव चार्ज, 4 सिग्मा दिख रहे हैं। 1 2 3 4, 4 सिग्मा है, तो दिस इज sp3। हो गया सीधा। NO2+ का बेटा NO2+ बना लो स्ट्रक्चर, NO3- का बना लो, तो NO2+ का बच्चों क्या होगा, नाइट्रोजन या डबल बॉन्ड होगा, इधर कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना सकते हो, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। अरे भाई बात समझ में आती है कि नहीं? बट देखो यहाँ पे एक सिग्मा एक कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, तो आपका टोटल आपके 2, तो इसका मतलब sp हाइब्रिडाइज हो जाएगा सीधा। अब NO2- भी आपको समझ में आता है, तो ये कैसे बनेगा बेटा, यहाँ तो लोन पेयर, वही नेगेटिव को रिप्रेजेंट करेगा लोन पेयर, जो आंख बनाई है मैंने। बाकी डबल बॉन्ड हो और यहाँ पे कोऑर्डिनेशन बॉन्ड हो। आप चेक कर लो बच्चों, एक सिग्मा एक आपका यहाँ से लोन पेयर, 2 सिग्मा एक लोन पेयर, तो आंसर बच्चों sp2 हाइब्रिडाइज्ड। तो आई होप आपको आंसर पता चला होगा कि जो गिवन ऑप्शन थे उसमें से आपका बी ऑप्शन आपका करेक्ट बैठ रहा था, जिसका था आपका sp2 पहले वाले का, फिर था आपका sp हाइड्रेशन, और फिर था आपका sp3। तो दिस इज द राइट आंसर। आया बच्चों समझ में? तो प्लीज ये स्ट्रक्चर को ड्रॉ करो और आंसर आपका बन जाएगा। सभी क्लियर हो गया? यस। नेक्स्ट बच्चों, यस, एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ, आपको आइडिया बैठ जाएगा, आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा कि क्वेश्चन के लेवल किस तरीके से आते हैं। ठीक है, यस। देखो बच्चों, नेक्स्ट है आपका बैकेलाइट, कि भाई जो बैकेलाइट इज फॉर्म्ड, और बैकेलाइट का फॉर्मेशन ना बहुत पॉपुलर होता है। ठीक है, और बैकेलाइट के स्ट्रक्चर मैंने ड्रॉ भी किया है, पॉलीमर्स अभी कुछ समय पहले पढ़ाए थे, वहां पे आया है। तो बैकेलाइट इज एक्चुअली कोपॉलीमर्स। ठीक है, इसको हाइड्रोपॉलीमर्स नहीं बोलते हैं, कोपॉलीमर्स बोलते हैं, डिफरेंट जो आपके मोनोमर्स अटैच करते हैं। तो एक तो क्वेश्चन में रखा था कि भाई एक तो आपका फॉर्मल्डिहाइड होगा, तो दूसरा कौन होगा, दूसरा कौन होगा ये पूछा गया था। क्या दूसरा फिनॉल होगा, क्या दूसरा आपका नोबेलिक होगा, क्या आपका डेक्रोन होगा, क्या इथीन होगा? तो ये था भाई, फिनॉल के साथ बनता है। ये तो स्ट्रक्चर देखने से पता चलता है ना।
तो फिनॉल के साथ हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली रिएक्शन जो होती है ना, वो फिनॉल के साथ हम लोग फॉलो करते हैं बच्चों HCHO, ठीक है, फॉर्मल्डिहाइड, ठीक है, फॉर्मल्डिहाइड। तो जब मैं रिएक्शन परफॉर्म कराऊंगा तो यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल्स बच्चों रिलीज होता है और यहाँ से बन जाता है ब्रांच। अगर क्वेश्चन में ब्रांचिंग पूछेगा तो बैकेलाइट बनेगा। अगर ब्रांचिंग ना पूछ के बच्चों पूछते हैं लीनियर, अगर पूछते हैं वो लीनियर तो वाटर यहाँ से भी निकल, अगर पूछे लीनियर तो आंसर नोबेलिक होगा। ये थोड़ी सी बात है, मैं फिर से रिपीट करूं, फिनॉल के साथ बच्चों आपका फॉर्मल्डिहाइड। अगर आपका पॉलीमर बच्चों बन रहा है क्या, देखो एक मोनोमर क्या है फिनॉल, एक मोनोमर क्या है आपका यहाँ पे फॉर्मल्डिहाइड, दोनों डिफरेंट हैं, इसलिए इसको बोलते हैं कोपॉलीमर्स। जब डिफरेंट मोनोमर्स होते हैं दोनों कंबाइन करेंगे वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर निकालेंगे। ये प्रोडक्ट इज बैकेलाइट, ये प्रोडक्ट इज बैकेलाइट, इट मींस वो ब्रांच होगा। क्या वो क्वेश्चन पूछता है कि ब्रांच पॉलीमर मिल रहा है तो मतलब वो बैकेलाइट होगा। अगर क्वेश्चन में बोल रहा है कि बेटा वो लीनियर मिल रहा है तो नोबेलिक होगा, नोबेलिक, ठीक है। स्पेलिंग इज दिस नोबेलिक की, NOVALAC, नोबेलिक, ये तो नोबेलिक आपको मिलता है। अब आंसर समझ में आ गया, तो हमें कौन सा टिक करना होगा बेटा, फिनॉल, फॉर्मल्डिहाइड तो यही रखा था तो फिनॉल, बस यहाँ पे फिनॉल आपको भर देना, हो गया आपका आंसर, क्योंकि वो बैकेलाइट के बारे में जिक्र कर रहा है इसलिए। आप समझ में आ गया, यानी लैंग्वेज क्लियर हुई सभी को, बिल्कुल। नेक्स्ट बच्चों एक क्वेश्चन आया था मैग्नेटिक मूवमेंट के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन था मैग्नेटिक मूवमेंट। तो मैग्नेटिक मूवमेंट जो आपके ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स होते हैं, ठीक है, व्हिच हैज स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। क्वेश्चन में ये दे रखा था कि मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ एन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स व्हिच हैज स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, ठीक है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। तो मैग्नेटिक मूवमेंट आपका ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के अंदर होना चाहिए, लेकिन जो आपके गिवन ऑप्शन थे वहां से बताना था। तो पहला ऑप्शन था आपका 1.73 बोर मैग्नेटॉन, सेकेंड था आपका 2.83 बोर मैग्नेटॉन, ठीक है, थर्ड था आपका 1.41 होता है BM बोर मैग्नेटॉन, ऐसा होता है BM, ठीक है। इसी तरीके से लास्ट था आपका 0, या कुछ बच्चों ने बोला नन ऑफ दीज, ऐसा, ठीक है। तो एक बात बच्चों ध्यान दो कि अगर यहाँ पे चाहे टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स हो चाहे ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स हो, अगर बच्चों इसके सामने होता है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का काम बच्चों क्या है, पेयरिंग, सब कुछ पेयरिंग कर देगा। जब सब कुछ पेयरिंग कर देगा तो उस केस के अंदर जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है उनकी वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 0 निकल के आती है आपके 95% केस के अंदर। तो 0 निकलने का मतलब कॉमन सेंस हमारा जाएगा 0। अगर भाई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 0 तो मैग्नेटिक मूवमेंट की वैल्यू भी 0, तो फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। सीधा क्वेश्चन था, फोर्थ ऑप्शन डेफिनेटली करेक्ट हो। आ गया समझ में, क्लियर? यस। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का था। देखो क्वेश्चन बच्चों था डाइजोनियम सॉल्ट को लेकर, इस तरीके से बेंजीन, यहाँ पे आपका ये अमाइन एरोमेटिक है, यहाँ पे था बच्चों S डबल बॉन्ड O देन OH। इसके साथ उन्होंने फॉलो किया था NaNO2 प्लस HCl, फ्रेशली प्रिपेयर्ड नाइट्रस एसिड को बनाने के लिए। इन दोनों को कंबाइन करोगे तो बच्चों यहाँ से मिलता है HNO2, और इसका बच्चों यहाँ पे यूज होता है और टेम्परेचर इज 0 to 5 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, डाइजोनियम सॉल्ट होगा। तो जो आपका एरोमेटिक अमाइन है वो रिएक्शन परफॉर्म करेगा, तो बेटा परफॉर्म करेगा तो कन्वर्ट किस में, डाइजोनियम के अंदर डाइटोइजेशन हो जाएगा, तो ये कन्वर्ट होगा, ऊपर कोई चेंज नहीं होगा। सल्फर डबल बॉन्ड देन OH, ये बन जाएगा आपका यहाँ से N2Cl, ठीक है। N2 वैसे बच्चों पावरफुल लीविंग ग्रुप होता है, बहुत अच्छा लीविंग ग्रुप है, और इसने सेकंड स्टेप में क्या फॉलो किया है, इसको हीट किया है। सेकंड स्टेप के अंदर इसी कंपाउंड को इसने हीट किया है, और हीट किया है बेटा किसकी प्रेजेंस में, ये फिर से एरोमेटिक कंपाउंड है, यहाँ पे नाइट्रोजन है, इसके साथ आपका यहाँ CH3 है, CH3 है, एक लोन पेयर है। ने बेटा जो हीट किया वो 273 केल्विन पे हीट किया है इस कंपाउंड के साथ, इस आपको जो डाइजोनियम सॉल्ट बन चुका है N2Cl, इसको हीट किया है ना, तो क्या आपका आंसर बनेगा, तो क्या होगा बच्चों, यहाँ से डाइज बनेगी, डाई बनेगी। और डाई कैसे बनती है, डाई बेटा कलरफुल होती है, और डाई बच्चों कैसे बनेगी भाई, N2Cl तो बच्चों यहाँ से बाहर जाए, ये बात आप समझ लो, N2 गैस की फेज में वो आपका बाहर जाएगा। लेकिन एक इंपॉर्टेंट कहानी ये भी है, जब सामने से बच्चों ये जो आपका जो अमाइन वाला सेक्शन जब ये अटैक कर रहा है, तो यहाँ से क्योंकि बेटा हाइड्रोजन
एक बात बहुत समझ लो अच्छे से कि इस पूरे के पूरे कंपाउंड में ये जो अमाइन वाला सेक्शन है लोन पेयर बच्चों क्या करेगा, वो रिंग के अंदर जाएगा, रिंग के अंदर जाएगा तो रिंग हमारी एक्टिवेट होगी तो बच्चों कहाँ कहाँ पे देखो ध्यान से, तो आपकी ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज डेंसिटी बढ़ जाएगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की वैल्यू बच्चों बढ़ेगी ऑर्थो पैरा पोजीशन पे बढ़ जाएगी इस लोन पेयर्स की वजह से। तो सामने बेटा सीएल तो यहाँ से को बेटा फटाफट से रिलीज होगा। अब भाई एचसीएल तो क्या हुआ बेटा, ऑर्थो और पैरा, तो पैरा पोजीशन से बच्चों आपका निकलेगा भाई ये पूरा बल्कि ग्रुप है तो ऑर्थो पोजीशन पे अटैक नहीं कर सकता है, सिर्फ पैरा खाली होगा इस कंपाउंड के पैरा पोजीशन पे आके अटैक करेगा, ये वाला अटैक करेगा पैरा पोजीशन पे इस गिवन कंपाउंड के ऊपर, और वहां से निकलेगा हाइड्रोजन, यहाँ से ये वाला सीएल इधर से निकलेगा हाइड्रोजन पैरा से, यहाँ से सीएल दोनों एचएल बाहर और N2 ज्वाइन हो जाएगा। तो ये बोच ऐसा बनता है, यहाँ से आपका ये आपका हो गया HSO3, इधर आपका हो जाएगा नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन वही है, और इधर आपका फिर से एरोमेटिक पार्ट, और यहाँ से होगा नाइट्रोजन CH3 और ये लोन पेयर, ये डाई आपका फॉर्म होगा। तो यही आपको आंसर टिक करना था, यही ऑप्शन आपको टिक करना था, ये क्वेश्चन आया था। अच्छा क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चंस कराए हैं मैंने बच्चों को, ठीक है, बिल्कुल हो जाएगा सभी सॉल्व। ओके, आप प्लीज लेक्चर्स को बाद में अच्छे से देख लेना, ठीक है, क्लियर हो जाएगा। एक बच्चों क्वेश्चन और था ऑर्गेनिक का, अच्छा क्वेश्चन था, रिडक्शन के बेस पे था, यहाँ बेंजीन दे रखी थी और यहाँ पे था इस तरीके से डबल बॉन्ड हो और यहाँ पे था NH2, और इसके साथ बच्चों दे रखा था AOBr, ठीक है, NOBr जनरली होता है, ठीक है, जहाँ पे हम लोग देखते हैं दिस इज जिसमें हम लोग ब्रोमाइड वाला सेक्शन देखते हैं। एक्चुअली यहाँ पे होता क्या है कि भाई जो एमाइड वाला सेक्शन है ना, इसकी प्रेजेंस में कन्वर्ट बेटा हो जाता है अमाइन के अंदर। एक कार्बन एक्चुअली क्या होता है, ये आपका जिसको हम लोग क्या बोलते हैं ब्रोमाइडा वाइल, एक ब्रोमाइड करके एक सेक्शन आता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, जहां से आपका ये CO2 गैस आपके यहाँ से CO2 गैस आपकी रिलीज होती है, और यहाँ से आपका ये बन जाता है कार्बन, ये आपका पूरा बाहर ये पूरा सेक्शन रिलीज होता है, NH2 जाके यहाँ पे अटैक करता है, तो एक कम कार्बन का आपको मिलता है स्ट्रक्चर, ये कुछ ऐसा हो जाता है 1 2 2 कार्बन हो गए आपके 1 2, और यहाँ पे आपका ये NH2, दिस इज NH2, ये आपको मिलेगा आंसर। और इसी का एक और पूछा गया था कि भाई ये तो A बन जाएगा, और सेकेंड वाले में इसको हम डिकार्बोक्सिलेशन वाले पार्ट में पढ़ते हैं, CO2 गैस यहाँ से बाहर रिलीज करते हैं, और सेकेंड में जो देखा था लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इन दी प्रेजेंस ऑफ H+ आयन टेस्टिंग मीडियम में। तो LAH जो बच्चों क्या करेगा, ये इस कंपाउंड के साथ बच्चों ये जो आपका C डबल बॉन्ड O वाला पार्ट है उसको रिड्यूस करके CH2 में कन्वर्ट कर देगा, यहाँ पे कोई भी कार्बन कम नहीं होगा, ठीक है, बेंजीन ये, और 1 2 3 पूरे 3 1 2 3 और यहाँ पे NH2, तो ये बनेगा आपका B और ये बनेगा A, ठीक है। तो ये आपको A और B आंसर टिक करना था, कौन सा ऑप्शन आपका हो, ये क्वेश्चन आया था, क्लियर। एक क्वेश्चन लेते हैं मेटलर्जी से, मेटलर्जी से भी क्वेश्चन पूछा गया था कि अगर बच्चों हम लोग जिंक कार्बोनेट को हीट करते हैं तो कौन सा प्रोसेस होता है, अगर जिंक सल्फाइड को हीट करते हैं तो कौन सा प्रोसेस होता है। तो अगर बच्चों हम कार्बोनेट को जिंक कार्बोनेट और को बच्चों हीट करते हैं तो यहाँ से बनेगा ZNO प्लस CO2 गैस रिलीज होगी, और यहाँ से बच्चों आपका ZNO बनेगा प्लस SO2 गैस रिलीज होगी, ठीक है। तो इसको बेटा सल्फाइड और को हीटअप करते हैं, जिससे रोस्टिंग प्रोसेस, ये लेक्चर मैंने आपको रिकॉर्ड किया, आप देख सकते हो, इसको बच्चों बोलते हैं कैल्सिनेशन। तो एक प्रोसेस कैल्सिनेशन था, ये था आपका रोस्टिंग प्रोसेस, ये टिक करना था गिवन ऑप्शंस के अंदर, फर्स्ट आपका कैल्सिनेशन है, सेकंड आपका रोस्टिंग, ठीक है, क्लियर हो गया सभी को यहाँ तक, यस।